नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय को यहाँ पढ़ेंगे वह है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद ये ग्रेड 9 का टॉपिक है। आजकल न्यू रूल्स के हिसाब से यानी नए सिलेबस के हिसाब से सीबीएसई ने अनुस्वार और अनुनासिक पे जोर दिया है, लेकिन अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ने के लिए हमें पूरा पढ़ना होगा। तो हम चलते हैं वर्ण विच्छेद पे। सबसे पहले हम वर्ण की परिभाषा देखेंगे और वर्ण की परिभाषा है भाषा की वह सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके आगे खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। जैसे क, च, ट, त, प, अ। इस संदर्भ में यह आपको पता है कि कौन कौन से वर्ण होते हैं। अब वर्णों का समूह जो होता है वो वर्णमाला कहलाता है। इन वर्णों को मुख्यतः दो खंडों में विभाजित किया गया है और वो दो खंड कौन कौन से हैं? एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। यानी पहला जो स्वर है उसे वोवल कहते हैं और जो दूसरा है व्यंजन उसे कॉन्सोनेंट। तो इस तरह से हम सबसे पहले स्वर पे जाएंगे। हम स्वरों के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर की परिभाषा क्या है। स्वर की परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु बिना किसी से टकराए अर्थात बिना किसी रुकावट के सीधी बाहर निकल जाती है वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। इसकी एक और परिभाषा है, वो भी हम देख लेते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय किसी अन्य ध्वनि के सहारे की आवश्यकता नहीं होती, जैसे दो अन्य ध्वनि के सहारे की। अब ये लाइन आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय किसी अन्य ध्वनि के सहारे की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये हम जब व्यंजन पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि उन वर्णों के जिन वर्णों के उच्चारण करने में अन्य ध्वनियों की सहारे की आवश्यकता होती है वे व्यंजन कहलाते हैं। तो यह यहाँ पर ध्यान देने योग्य विषय है। तो अब स्वर कौन कौन से हैं? स्वर हैं आ ई उ री ए आई ओ औ इत्यादि 11 स्वर हैं। तो इस तरह से 11 स्वर हैं। अब हम इनके एक बार भेद देख लेते हैं कि स्वर के कौन कौन से भेद हैं। स्वर के भेद हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ऋस्व स्वर। इसको ऋस्व स्वर, ऋस्व यानी छोटे स्वर, इनको छोटे स्वर कहते हैं। और ये स्वर हैं अ, ई और उ। इनको एक मात्रिक भी कहते हैं, क्योंकि एक मात्रिक होने के कारण से ये देखिए इसमें और कुछ भी नहीं है, यानी हम इनको अलग से नहीं लिख सकते, यानी अलग अलग विभक्त नहीं कर सकते हैं। तो ये एक मात्रिक है और इनको उच्चारण करने में जो समय लगता है वह भी कम लगता है। तो ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में समय कम लगता है। उसी प्रकार जब हम दीर्घ स्वरों की बात करते हैं तो दीर्घ स्वर चूंकि दीर्घ होते हैं, जैसा कि मैं उच्चारण करके आपको बताऊंगी आ ई उ, तो ये द्विमात्रिक हैं। इनको उच्चारण करने में दुगुना समय लगता है। यानी जितना एक मात्रिक यानी ह्रस्व स्वरों को करने में उच्चारण करने में समय लगता है, उससे दुगुना समय दीर्घ स्वरों को उच्चारण करने में लगता है। तो और इनको हम द्विमात्रिक कहते हैं। तो और तीसरा जो है वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर होता है ओम, और ये त्रिमात्रिक होते हैं। तो जितना हमको समय दीर्घ स्वरों के उच्चारण के समय लगता है, उससे भी अधिक समय हमें प्लुत स्वरों के उच्चारण के समय में लगता है। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के स्वर हैं जिनको हम ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर कहते हैं। अब एक चौथा जो प्रकार है वो है संयुक्त स्वर, और संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आते हैं ए, आई, ओ और औ। इनको हम संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो स्वरों के आपस में मिलने से बनते हैं। इनमें दो स्वर आपस में जब मिलते हैं तब ये स्वर बनते हैं। जैसे अ, आ के साथ यदि हम ई को जोड़ेंगे तो ए बनेगा, और इसी प्रकार से हम ओ की बात करेंगे तो आ के साथ जब हम उ और ऊ को जोड़ेंगे तो ओ बन जाएगा। और जहां तक बात है आई और औ की, तो ये ए और ओ के वृद्धि रूप है। अब हम आगे व्यंजनों की बात करेंगे। व्यंजन में देखिए अब पहले वाली लाइन कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है वे स्वर कहलाते हैं। तो यहाँ बिल्कुल उसका अपोजिट है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं क तो अ की ध्वनि उसमें होती है, अ यानी स्वर की ध्वनि उसमें होती है। तो यानी क, ख, ग, घ इत्यादि जो व्यंजन होते हैं उनके उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये व्यंजन है। अब हम देखेंगे व्यंजन के भेद।
व्यंजन के भेद हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मस्थ व्यंजन। सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजनों की बात करते हैं। और स्पर्श व्यंजनों में 5 वर्ग हैं, जिनमें 25 यानी हर एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। तो जैसे क वर्ग है, क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये इस तरह से हर एक वर्ग में आप देखिए कि 5 वर्ण आते हैं। तो टोटल मिलाकर के यानी कुल मिलाकर के हम देखें तो पांचों वर्गों में ये 25 व्यंजन हैं जो स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो हर एक वर्ग का जो अंतिम व्यंजन है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नासिक्य व्यंजन, क्योंकि इनका उच्चारण जो होता है वो नासिका की सहायता से किया जाता है, इसलिए इन्हें नासिक्य व्यंजन कहते हैं। अब हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। और ऊष्मस्थ व्यंजन है श, श, स, ह। श, श, स, ह। और जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन जैसे संयुक्त स्वर थे, 2 स्वरों के मिलने से बने थे, वैसे ही संयुक्त व्यंजन है जो कि 2 व्यंजनों के आपस में मिलने से बनते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर देखेंगे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो ये जो क्ष है, तो जब मैं उच्चारण कर रही हूँ तो आप ध्यान से सुनिए। क्ष, तो क और श की ध्वनि एक साथ आ रही है, तो ये क और श को मिलने से बनता है। इसी प्रकार से त्र, त्र, तो त आ रहा है, तो त और र को मिलने से त और र को मिलने से त्र बनता है। इसी तरह से ज और ज्ञ, न्य को मिलने से ज्ञ बनता है, और श और र को मिलने से श बनता है। तो इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। अब हम देखेंगे अनुस्वार क्या होते हैं। अनुस्वार जैसा कि हमने देखा अभी कि स्पर्श व्यंजन वर्गों का अंतिम व्यंजन नासिक्य ध्वनि है। ये ही ध्वनियां शब्द के मध्य में आकर अनुस्वार, अनुस्वार यानी डॉट के रूप में लग जाती है, यानी एक बिंदु के रूप में लग जाती है। तो अनुस्वार का कार्य यही ध्वनियां करती हैं। अब जैसा कि हमने देखा था पंचमाक्षर, पंचमाक्षर यानी हर एक वर्ग का अंतिम वर्ण, और हर एक वर्ग का अंतिम वर्ण है पंचमाक्षर। जैसे क वर्ग का पंचमाक्षर है अंग, च वर्ग का ञ, ट वर्ग का ण, त वर्ग का न और प वर्ग का म। इस प्रकार से ये पंचमाक्षर 5 पंचमाक्षर हमारे सामने उपस्थित है। अब हम देखेंगे कि ये जो गंगा शब्द है, गंगा, तो गंगा में हमने अनुस्वार लगा रखा है, लेकिन अनुस्वार अगर हम अनुस्वार के स्थान पर, क्वेश्चन ये है कि अनुस्वार के स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा। ठीक है, तो अब ये जो हमने लिखा है, ये हमने यहाँ पर ये गलत है। तो हम देखेंगे कि ये जो हमने यहाँ पर लिख रखा है ये रॉन्ग है, और इसका मतलब सही कौन सा है? सही ये है। अब किस प्रकार से है, क्यों हमने उंग लगाया है? ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो हम अभी आगे चल करके बताएंगे। उसी प्रकार से जैसे ये गंगा है, उसी प्रकार से चंचल है। चंचल में भी आपने यहाँ पे देखा कि सुनाई तो पड़ रहा है, जब मैं उच्चारण कर रही हूँ तो सुनाई पड़ रहा है च न चल न, लेकिन बेसिकली ये यहाँ पे न नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा न्य, न्य। ओके, क्यों आएगा ये भी हम आगे चल करके अभी देखेंगे। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये जो है ये वाला सही है, और ये जो हमने यहाँ पर चंचल लिखा हुआ है ये हमने गलत लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। अब हम आगे चलेंगे अनुनासिक पे, और अनुनासिक है इसके उच्चारण के समय हवा नाक तथा मुंह दोनों से दबाव के साथ बाहर निकलती है। और इसका चिन्ह, जैसे अनुस्वार का चिन्ह क्या था, अनुस्वार का चिन्ह था खाली बिंदु, उसी प्रकार से इसका जो चिन्ह है यानी अनुनासिक का जो चिन्ह है वो है चंद्र बिंदु। तो एक ये है लाइन यानी शिरोरेखा। जब भी कोई हम शब्द लिखते हैं, ये जैसे सभी शब्द लिखे हुए हैं, इन के ऊपर जो ये रेखा है इसको हम शिरोरेखा कहते हैं। तो ये जो शिरोरेखा है, शिरोरेखा से ऊपर जो लगता है ये चंद्र बिंदु, ये अनुनासिक कहलाता है। तो अ, आ, उ तथा री स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक लगता है, इनमें अनुनासिक लगाया जाता है। अब इसके जैसे हम एग्जांपल्स देखेंगे, तो जैसे हुआ, तो इसमें आ
जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आ, तो आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है यानी अनुनासिक लगा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पे है चांद, तो ये है च और आ, च के साथ आ स्वर है, तो आ पर ही ये लगा हुआ है चंद्र बिंदु, यानी अनुनासिक का जो प्रयोग हुआ है वो आ पर ही हुआ है। इसी प्रकार अंधेरा, अंधेरा में आप देखिए अ के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है या अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। तो बेसिकली जो होता है अ, आ, उ तथा री स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक लगता है। अब हम आगे चलेंगे, अब हम देखेंगे वर्ण विच्छेद किस प्रकार से होता है। तो जब जो हमने पहले कहा कि चंचल और गंगा, तो जिस हिसाब से वो लिखा हुआ था हमने उसको कहा था कि ये गलत है, तो फिर सही कैसे होगा। तो पहले हम छोटे छोटे वर्ण विच्छेदों पर चलेंगे और वर्ण विच्छेद को हम देखेंगे, जैसे काटना। अब ये जो काटना है तो इसमें देखेंगे हम क आ, यानी आ की मात्रा यहाँ से निकली है तो आ स्वर निकला है, तो क इसमें यह हलंत लग गया, हलंत लग करके यह आधा लिखा गया है, क्योंकि जब हम आ को इसके साथ मिलाते हैं तो ये पूरा बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि व्यंजनों को कंप्लीट करने के लिए हमेशा स्वरों की आवश्यकता होती है, वरना वो हलंत के साथ लिखे जाते हैं, इसी प्रकार से लिखे जाते हैं और आधे लिखे जाते हैं। तो क जो का हम करेंगे, का हम जो वर्ण विच्छेद करेंगे वो होगा क हलंत के साथ आ प्लस ट, ट में अ की ध्वनि है तो ये अ हो गया, फिर ये न है और न में हमने देखा है कि ये आ है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये का ट न, काटना का वर्ण विच्छेद यहाँ पर हो गया है। अब आगे हम देख लेते हैं कृति। कृति में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे री की मात्रा है, तो हम री की मात्रा को यहाँ से अलग करते हैं, तो क हलंत के साथ लिखा गया है, री की मात्रा को हमने अलग स्वर के रूप में लिख दिया है, प्लस त, और त को हमने आधा लिख दिया है क्योंकि ई को हमने निकाल लिया है, तो यहाँ पर हमने छोटी ई लिख दिया है। इस तरह से ये कृति शब्द बन जाता है। अब हम देखेंगे रक्षित। रक्षित कैसा है, रक्षित शब्द के जो वर्ण विच्छेद होगा वो कैसे होगा, इसी प्रकार से होगा। अब यहाँ पर जो र और अ किस तरह से, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन देखना ये है कि जो क्ष है वो किस तरह से बना था। जैसे कि हमने संयुक्त व्यंजनों में आपको बताया कि क्ष है वो किस तरह से बनेगा, तो वो क श और जो भी उसमें मात्रा के रूप में है, अगर क्षा होगा तो आ की मात्रा लग जाएगी, लेकिन यहाँ पे ई की मात्रा है तो हम यहाँ पर इस ई की मात्रा को अलग करके लिख देंगे। तो क और श के साथ ई की मात्रा क्षित, तो क्षी, और त में से अ ध्वनि बाहर निकलेगी, तो इस प्रकार से ये रक्षित शब्द बन जाएगा। तो वर्ण विच्छेद के कुछ नियम होते हैं, हम उन नियमों पे चलेंगे। अब पहला नियम है स्पर्श व्यंजनों में अनुस्वार जिस वर्ण के ऊपर लगता है उसके आगे आने वाले व्यंजन के वर्ग की पंचम ध्वनि होता है। तो अब इसको देखने वाली बात यह है, जैसा कि हमने वहां पे कहा था कि गंगा, तो गंगा में ग के ऊपर जो अनुस्वार था वह अनुस्वार का मतलब हमको आगे का व्यंजन देखना है और आगे का व्यंजन उसमें ग था, इसीलिए हमने क ख ग घ अंग, तो वहां पे न का प्रयोग नहीं करके हमने अंग का प्रयोग किया। उसी प्रकार से चंचल जो शब्द था उसमें च न चल च, तो अनुस्वार के बाद का जो व्यंजन था वह च था, तो उसको इस हिसाब से हमने न का प्रयोग नहीं करके च छ ज झ न्य, तो उसमें न्य का प्रयोग किया। तो इसी प्रकार से हमने न का प्रयोग नहीं करके वहां पे न्य का प्रयोग किया था। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दंत, दंत में द अ और ये जो है न, ये हम कैसे लाए, ये हमने देखा ये अनुस्वार है, अनुस्वार से अगला व्यंजन कौन सा है, तो अगला व्यंजन है स्पर्श व्यंजन, और त वर्ग का प्रथम अक्षर है, ये प्रथम वर्ण है, तो इस प्रकार से त वर्ग का जो अंतिम व्यंजन होगा, अंतिम नासिक्य वर्ण होगा, वो इस अनुस्वार के स्थान पर लग जाएगा। तो ये नियम के अनुसार है, इसलिए द यहाँ पे आएगा न, तो न आधा लिखा जाएगा और त से ध्वनि जो निकलेगी वो निकलेगी अ, इस प्रकार से दंत शब्द बनेगा। तो इसी प्रकार से आप पंडित भी देखिए, पंडित में प अ और यहाँ पे ण, क्योंकि ट ठ ड ढ ण, ये जो है ड, ये अनुस्वार से अगला जो वर्ण है वह है ड,
तो इसी प्रकार से हम अनुस्वार के बाद में जिसका हम प्रयोग करेंगे वो हम अनुस्वार के रूप में यहाँ पे प्रयोग हुआ है, और वो किस वर्ण के रूप में आएगा, वो ण के रूप में आएगा, क्योंकि ट ठ ड ढ ण जो ट वाला वर्ग है, ट वर्ग का अंतिम जो व्यंजन है, नासिक्य व्यंजन, वो है ण। तो इस प्रकार यहाँ पर ण का प्रयोग होगा। उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से पंडित ड में ई की मात्रा लगी है और त में अ ध्वनि है, तो इस प्रकार से हमने अलग करके उसको लिख दिया। ये था हमारा पहला नियम। अब दूसरे नियम पे जाएंगे। दूसरा नियम है, जिस वर्ण पर अनुस्वार लगा होता है उसका अगला वर्ण यदि श श स ह यानी ऊष्मस्थ में से कोई होगा तो अनुस्वार ही बना रहता है, वह किसी भी आधे व्यंजन में परिवर्तित नहीं होता है। जैसे हमने देखा वंश, यहाँ पे हमने देखा कि ये जो अनुस्वार है उससे अगला जो वर्ण है वो श है, और श है ऊष्मस्थ व्यंजन। तो हम जब इसको अलग करके लिखेंगे या इसका विच्छेद करके लिखेंगे तो हम व से अ को निकाल लेंगे, क्योंकि अ की ध्वनि है, और उसी के ऊपर हम अनुस्वार का प्रयोग भी कर देंगे। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा वंश, यानी व और उन और श, तो वंश। इस प्रकार से हम इसको अलग से आधे व्यंजन के रूप में या आधे नासिक्य के रूप में नहीं लिखेंगे। अब तीसरा जो नियम है वो है, सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए तो शब्द लेखन में अनुस्वार आएगा, किंतु वर्ण विच्छेद में यह स्वर रहित म होगा। जैसे संवाद। अब हम देखेंगे संवाद को कि ये जो अनुस्वार है उसके बाद जो व है, यह क्या है, यह है अंतस्थ व्यंजन। तो जब अंतस्थ व्यंजन, अब हमने देखा है कि स वर्ण विच्छेद में यह स्वर रहित म होगा, तो आपने यहाँ पर देख लिया है कि यहाँ पर हमने म को लिख दिया है, क्योंकि संवाद तो म की ध्वनि आ रही है, हमने यहाँ पे म को लिख दिया है। लेकिन यहाँ पर हमने संवाद को इसी प्रकार से लिखा है, ठीक है। तो सम उपसर्ग के बाद ये हम अलग अलग करेंगे, तो हम लिखेंगे सम प्लस वाद। तो सम उपसर्ग के बाद अंत्यस्थ या ऊष्म व्यंजन आए तो शब्द लेखन में अनुस्वार आएगा। जैसा कि ये शब्द लेखन है, उसमें हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है, लेकिन वर्ण विच्छेद में हमने यहाँ पे स्वर रहित नहीं रखा है। इसी प्रकार से है संघार। तो संघार में संघार ऐसा लगता है जैसे इसमें मैं नहीं है, लेकिन ये बेसिकली जब हम इसको अलग अलग करेंगे या उपसर्ग और मेन मुख्य जो शब्द है उसको अलग करेंगे तो ये आएगा सम प्लस हार। तो सम, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि स अ और म को हमने हलंत लगा करके लिख दिया, यानी आधा लिख दिया, यानी स्वर रहित मैं लिख दिया। बाकी का जो है वो ह, आ और र और अ इसी प्रकार से यह आएगा। तो ये जो नियम हमने देखे। अब अगला नियम हम देख लेते हैं। अनुनासिक चिन्ह सदैव स्वरों के साथ प्रयुक्त होंगे। जैसे अनुनासिक कभी भी अलग से नहीं लिखा जाता है। जैसे अनुस्वार को तो हम आधा न, आधा ण और आधा न्य करके लिख देते हैं, लेकिन अनुनासिक को इस प्रकार से नहीं लिखा जा सकता है। तो अनुनासिक को लिखने के लिए हमें उसमें से स्वर को अलग करना होगा और स्वर पे ही अनुनासिक को लगाना होगा। तो इस प्रकार से ये हंसना शब्द है, तो ह से हमने ध्वनि निकाली अ के ऊपर हमने अनुनासिक लगाया, फिर स, अ, न और आ, इस प्रकार से हंसना। तो ये एक वो आ गया। अब इसी प्रकार से है र के कुछ नियम है। र के कुछ नियमों में कर्म ये है रेफ। तो रेफ किस प्रकार से, जब भी रेफ लगता है तो यानी एक व्यंजन है वो पूर्ण होता है और र के बाद वाला व्यंजन भी पूर्ण होता है। तो दोनों पूर्ण व्यंजनों के बीच में जो र होता है वह आधा होता है, तो वह अपने से आगे वाले व्यंजन के ऊपर जाकर के लग जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे यह कर्म बना है और इस प्रकार से यहाँ पे ये पर्वत बना है। यहाँ पे आपने देखा प पूरा है, व अ के साथ पूरा है और र यहाँ पे स्वर रहित है, तो ये अपने आगे वाले व्यंजन के यानी व के ऊपर जाकर के लग जाएगा, तो ये शब्द बनेगा पर्वत। अब हम देखेंगे, इसको हम कहते हैं स्वर रहित र। लेकिन एक जो होता है जैसे हमने क्रम, तो इसमें क आधा है लेकिन र पूरा है, तो ये इसमें क्या होता है जब हम लगाते हैं तो ये पैर में लग जाता है, इसको हम पदेन कहते हैं। तो इसी प्रकार से आपने देखा यह क्रम बना है, क्रम।
तो यानी क आधा और र पूरा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ट्रेन, ट्रेन में भी ट आधा है लेकिन र पूरा है, और र को पूरा करने के लिए एक ही मात्रा है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा ट्रेन। तो यहाँ पर जो र का प्रयोग होगा वो होगा स्वर सहित र। इतना ही। अगर आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी हम इसी प्रकार के वीडियो लेकर के आते रहेंगे। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।